नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य के जो आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यह मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए स्पेशल है। इसमें जो आदिकाल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह भाग 1 है। हिंदी साहित्य, सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन की कुछ पद्धतियां हैं। तो जो प्रमुख पद्धतियां हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य लिखने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले वर्णानुक्रमी पद्धति। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति है। मतलब सबसे पहले इतिहास जो लेखन है इसी वर्णानुक्रम पद्धति में शुरू किया गया था। इस पद्धति में जो रचनाकार होते हैं उनका विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। जैसे आ से जिसका नाम है तो उसको सबसे पहले रखा जाएगा, और जो हा है उसको, हा से जिसका नाम है तो उसको सबसे बाद में रखा जाएगा। तो यह जो पद्धति है यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग गारसा दातासी नाम के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथ इस्तबारदाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में किया था। तो गारसा दातासी का ग्रंथ कौन सा है? इस्तबारदाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। तो इस ग्रंथ में गारसा दातासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। यह इतिहास साहित्य लेखन की इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके जो काल अर्थात समय के क्रम से दिया जाता है। मतलब जो रचनाकार पहले हुआ है उसको पहले रखा जाएगा और जो बाद में हुआ है उसको बाद में रखा जाएगा। तो इस पद्धति में काल माने उनके समय के रचनाकार जो है, लेखक है जो हैं, कवि जो हैं, उनके समय के हिसाब से इसको उनको रखा जाएगा ग्रंथ में। इस कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में उन्होंने कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। और मिस्र बंधुओं ने भी इस कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। मिस्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु जो है 3 भाई थे, तो उन्होंने तीनों भाइयों ने मिलकर के इस मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसमें कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें भी कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग हुआ। और मिस्र बंधुओं का जो है मिस्र बंधु विनोद, इसमें भी कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग हुआ है। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की इस पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलित करके उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। मतलब जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें जो ग्रंथकार जो लेखक होता है वह तटस्थ रहकर उसका अध्ययन करता है, सभी कवियों का, लेखकों का, और उन्हें क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। गणपति चंद्र गुप्त जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ है, इसमें गणपति चंद्र गुप्त जी ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो इनको ऐसे भी याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ किस विद्वान का है और किस पद्धति का प्रयोग किया है, क्योंकि इनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह ग्रंथ किसका है और इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया है। अगली है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग किया था फ्रेंच विद्वान टैन। जो फ्रेंच के विद्वान हैं टैन महोदय, उनके द्वारा इस विधेयवादी पद्धति का जो है प्रतिपादन किया गया था।
तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया: जाति, वातावरण तथा क्षण। इसमें जब इस पद्धति में किसी भी भाषा ग्रंथ को लिखा जाता है, साहित्य को लिखा जाता है, तो उसमें जाति, उस टाइम का जो वातावरण कैसा रहा, समय कैसा था उस समय, इस 3 चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। यह इतिहास लेखन की सबसे अच्छी पद्धति, मतलब सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और एक पॉइंट और है कि इसी विधेयवादी पद्धति को सबसे लोकप्रिय पद्धति भी माना जाता है। वैसे कई किताबों में लोकप्रिय पद्धति जो है कालानुक्रमी पद्धति को माना गया है, लेकिन जो वर्ग 1 की अभी चयन परीक्षा हुई थी उसमें विधेयवादी पद्धति को व्यापम ने जो है सबसे लोकप्रिय पद्धति भी माना है। तो व्यापम के अनुसार सबसे लोकप्रिय पद्धति भी कौन है? विधेयवादी पद्धति। और यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति तो है ही। इस जो विधेयवादी पद्धति है, इसका उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। तो यह विधेयवादी पद्धति सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। अगली पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति में रचना के परिचय से ज़्यादा उसके गुण दोषों की विवेचना की जाती है। जो आलोचनात्मक पद्धति में जब साहित्य लिखा जाता है तो उसमें उस रचना के जो है गुण दोषों का जो उसकी विवेचना है, गुण दोषों की विवेचना की जाती है। आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ में उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये थी कुछ प्रमुख पद्धतियाँ। एक पद्धति और है जो समाजशास्त्री पद्धति मानी जाती है। इसका प्रयोग किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। समाजशास्त्रीय पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अब पढ़ते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य को जो विद्वान लिख रहे हैं तो उनके सोर्स क्या हैं, स्रोत कहाँ से, उनको जानकारी कहाँ से मिली। तो जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हीं से जानकारी मिली होगी। तो जो पुराने ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से जो स्रोत हैं जिनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसका प्रकाशन हुआ था 1568 में और इसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी। तो इनके 2 ग्रंथ हैं, एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके लेखक गोकुलनाथ जी हैं और प्रकाशन 1568 में हुआ था। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं उनके जो 84 शिष्य हुए उनके जीवन वृत्त मिलते हैं। 84 जो वैष्णवन वाला की वार्ता ग्रंथ है उसमें वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त उनका वर्णन मिलता है। और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी जो हुए हैं उनके 252 शिष्यों का परिचय मिलता है। तो 84 वैष्णवन में मिलता है वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन और 252 वैष्णवन में मिलता है गोस्वामी जो विट्ठलनाथ जी थे उनके 252 शिष्य हुए उन्हीं का वर्णन उसमें मिलता है। अगला ग्रंथ है भक्तमाल। इसका प्रकाशन हुआ 1585 में। इसके लेखक हैं नाभादास जी। तो भक्तमाल यह बहुत ही मोस्ट रचना है नाभादास जी की। भक्तमाल रचना में नाभादास जी ने 200 भक्त कवियों के जीवन का परिचय दिया है। तो भक्तमाल में कितने जो कवि हैं 200 भक्त जो कवि हुए हैं उनके जीवन का परिचय उन्होंने इसमें ग्रंथ में दिया है। यह भक्ति काल में भक्तों के संबंध में सबसे प्रामाणिक रचना जो है मानी जाती है। जो भक्तमाल है
यह सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें जो भक्तों के संबंध में रचना है यह सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अगली रचना है मूल गोसाई चरित। इसका प्रकाशन हुआ था 1630 में और इसके रचनाकार हैं बैनी माधव दास जी। मूल गोसाई चरित, यह रचना तुलसी के जीवन के साक्ष्य इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। जो यह रचना है मूल गोसाई चरित, इसमें जो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके जीवन के संबंधित साक्ष्य इस ग्रंथ में मिलते हैं। और अमृतलाल नागर जी ने एक उपन्यास रचा है मानस का हंस, जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन का संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया। तो उस उपन्यास में भी लिखने के लिए जो मूल आधार था यही मूल गोसाई चरित रचना जो है बैनी माधव दास की। इसी से उन्होंने आधार लेकर के अमृतलाल जी नागर जी ने उपन्यास लिखा मानस का हंस। माने ऐसा कहा जाता है कि यदि तुलसी को जानना है तो मानस का हंस उपन्यास पढ़ो, और राम को जानना है तो रामचरित मानस पढ़ो, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। अगली रचना है भक्त नामावली। इसका प्रकाशन हुआ था 1636 में और इसके संपादक थे ध्रुवदास। तो ये जो डेट है 1636, इन डेटों में एक दो वर्ष आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है वो एनालिसिस कर कर ही दिया गया है। तो भक्त नामावली जो रचना है इसका प्रकाशन 1636 में हुआ और इसके लेखक है ध्रुवदास जी। कवि माला रचना, इसका प्रकाशन हुआ 1655 में और जो तुलसी नामक कवि हुए हैं उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। ये तुलसीदास जी नहीं हैं, माने ये तुलसी दूसरे हैं। इन्होंने कविमाला नाम की जो रचना है 1655 में इसका प्रकाशन किया। अगली रचना है कालिदास हजारा। यह लगभग 1718 के आसपास इसका समय माना जाता है। इसके लेखक हैं कालिदास त्रिवेदी जी। तो कालिदास हजारा के जो लेखक हैं वो है कालिदास त्रिवेदी। आगे कुछ और जो अन्य रचनाएं हैं जो इतिहास के जो साक्ष्य जिनसे मिलते हैं उनमें है काव्य निर्णय। यह इसका प्रकाशन 1685 माना जाता है और इसके कवि जो हैं भिखारीदास माने जाते हैं। अगली रचना है सत कवि गिरा विलास। इसका समय माना जाता है 1746 और इसके लेखक बलदेव जी। अगली रचना है कवि नामावली। इसका समय माना जाता है 1753 और इसके कवि हैं सूदन जी। अगली रचना है राग सागरोद्भव और राग कल्पद्रुम। इसका समय माना जाता है 1843 और इसके लेखक हैं कृष्णानंद व्यास देव जी। अगली रचना है श्रृंगार संग्रह। इसका समय माना जाता है 1848 में और इसके लेखक कवि हैं जो है सरदार कवि। अगली रचना है रस चंद्रोदय। इसका समय माना जाता है 1863 में और इसके लेखक हैं ठाकुर प्रसाद। अगली रचना है कवित रत्नाकर। इसका समय माना जाता है 1876 और इसके लेखक हैं मातादीन मिश्र। अगली रचना है भाषा काव्य संग्रह। इसका समय है 1875 और इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। तो ये कुछ और अन्य जो इतिहास के साक्ष्य ग्रंथ हैं वो हो गए। अब जो आदिकाल है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के जो कुछ विद्वान हैं जो उन्होंने कुछ आदिकाल के अलावा अन्य नाम दिए हैं। तो आइए उन आदिकाल के जो अन्य नाम हैं वो दिए गए हैं, तो कौन सा नाम किस विद्वान ने दिया है, इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन सा नाम किस विद्वान ने दिया है। तो आदिकाल को नाम दिया गया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इस काल में जो है वीरों की गाथाएं ज़्यादा लिखी गई, इसलिए इस काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। दूसरा है चारण काल। चारण काल कहा है 2 विद्वानों ने, एक तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा
और दूसरा रामकुमार वर्मा ने भी कहा। तो दो विद्वानों ने आदिकाल को कहा है चारण काल। अगला है वीरकाल। तो वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है। अगला नाम है सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। अगला नाम है बीज वपन काल। यह नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला नाम है आरंभिक काल। यह नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। और जो आदिकाल नाम है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला है आधार काल नाम। आधार काल नाम दो विद्वानों ने दिया, एक तो मोहन अवस्थी ने, दूसरा सुमन राजे ने दिया है। तीसरा है अगला है वीरकाल नाम। वीरकाल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। अगला है अपभ्रंश काल नाम। अपभ्रंश काल नाम दिया दो विद्वानों ने, एक तो धीरेन्द्र वर्मा ने दिया, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। अगला नाम है अंधकाल। अंधकाल नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा आदिकाल को अंधकाल नाम दिया गया। और इस आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग, यह किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि यह जो आदिकाल है यह अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग रहा है। अब अगला टॉपिक है इसी में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। जो हिंदी साहित्य को लेकर के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ग्रंथ है इस्तबारदाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। यह हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है और यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इस्तबारदाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसके लेखक गारसा दत्तासी हैं। यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य का ग्रंथ है लेकिन लिखा गया है कौन सी भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इसका प्रकाशन हुआ 1883 में। ये शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी इसका प्रकाशन 1883 मानते हैं। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें जो पहला इतिहास ग्रंथ है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है गारसा दत्तासी के द्वारा। लेकिन जो हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी में ही लिखा गया है, वह कौन सा है? शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में लगभग 1003 कवियों का वर्णन किया गया है और शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को केवल व्रत संग्रह मात्र माना है। उन्होंने कहा है कि यह एक व्रत संग्रह भर है, बाकी कुछ नहीं है। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और इसका प्रकाशन हुआ 1889 में। इस ग्रंथ में 952 जो रचनाकार हैं इनका वर्णन इस मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में किया गया है। इसकी भाषा है अंग्रेजी और इस ग्रंथ को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। तो यह ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है लेकिन है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन क्योंकि ये अंग्रेजी विद्वान हैं इसलिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नामक जो इतिहास ग्रंथ है यह मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। मिश्र बंधुओं में 3 जो भाई हैं वो उनको तीनों भाइयों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। उनमें 3 भाई कौन कौन से? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनसे भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है?
तो इन तीनों के नाम को याद कर लेना है। एक तो श्याम बिहारी, दूसरा गणेश बिहारी और तीसरे सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु हो, ये तीनों भाई हैं जो कि सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहलाते हैं। मिश्र बंधु विरोध विनोद जो ग्रंथ है, यह इसके जो 3 भाग हैं पहले वो 1913 में प्रकाशित हुए, और जो चौथा भाग है वह 1934 में प्रकाशित हुआ। तो पहले 3 1913 में हो गए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। एग्जैक्ट नंबर याद रखें तो 4591 जो कवि हैं उनका वर्णन किया गया है। कहीं कहीं पर लगभग 5000 भी लिखा रहता है। यदि एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए तो 4591 है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इसका प्रकाशन हुआ 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है यह, इसमें कुल 997 लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ को 4 युग में बांटा गया है, और यह हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है यह सबसे प्रमाणिक माना जाता है। माने शुक्ल जी का जो यह इतिहास का ग्रंथ है हिंदी साहित्य के, यह सबसे जो है प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, और इसका प्रकाशन हुआ था 1930 में। इस इतिहास ग्रंथ में भाषा और साहित्य दोनों के विकास का इतिहास जो है इसमें वर्णित है। माने भाषा का भी विकास इस ग्रंथ में है, और जो साहित्य का विकास है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है जो अब अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके सीधे नाम और उनके जो प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक, उनके बारे में जो अन्य इतिहास ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा मोस्ट नहीं है, उनके डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है। इनमें सीधे जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम, उसके लेखक का नाम और उसका प्रकाशन वर्ष, यही बस पढ़ना है। सबसे पहले है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है, इसका जो प्रथम भाग है 1964 में प्रकाशित हुआ, और जो दूसरा भाग है 1965 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह लिखा गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, और इसका प्रकाशन हुआ है 1938 में। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन हुआ 1931 में, और इसके जो लेखक हैं वह रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो कुछ ग्रंथ एक से उनके नाम मिल सकते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का भी नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इसका प्रकाशन हुआ 1931 में। इसके लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगले जो 3 इतिहास ग्रंथ हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। पहला है जिनमें से हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में इसका प्रकाशन हुआ। ये तीनों ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ, और इसके लेखक है डॉक्टर नागेंद्र जी। अगला ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। इसका प्रकाशन हुआ 1945 में, और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन हुआ है 1946 में, और इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास यह आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ग्रंथ है। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ, और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी इतिहास और आलोचना।
इसका प्रकाशन 1956 में हुआ और इसके लेखक है डॉक्टर नामवर सिंह। अगला इतिहास ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो जो साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इसका प्रकाशन 1962 में हुआ और इसके लेखक है डॉक्टर नामवर सिंह। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ और इसके लेखक हैं राम खिलावन पांडे जी। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके जो प्रकाशन इसका हुआ है 1986 में हुआ और लेखक है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन 1996 में हुआ और इसके लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह। यह हरिवंशराय बच्चन नहीं है, वो अलग हैं, यह डॉक्टर बच्चन सिंह अलग हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1987 में हुआ और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसका प्रकाशन 2003 में हुआ और इसके जो लेखक हैं वो हैं सुमन राजे। तो जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह, और जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर सुमन राजे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जो आदिकाल से संबंधित अन्य तथ्य कुछ जो रह गए हैं उनको कवर कर लेंगे। तो 2 वीडियो में पूरा जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।